हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टेट एग्जाम 2019 का जो हुआ था, पीजीटी का जो एग्जाम था, उसमें हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन है विद ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसी के आधार पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये वो एग्ज़ाम था नवंबर 2017 में 2019 को हुआ था। हिंदी लिटरेचर से संबंधित ये जो सेट ए है, लेवल 3 कह सकते हो, पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी व्याकरण के जो 15 क्वेश्चन आए थे वो हम करने जा रहे हैं। इसलिए पिछली क्लास में हमने स्टेट एग्ज़ाम टीजीटी 2019 को जो हुआ था उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन थे, पेडागोजी का पार्ट था, वो हमने किया था। इस पार्ट में हम कर रहे हैं पार्ट 2, यानी लेवल 3 का पार्ट 2 है। भाषा से संबंधित जो पार्ट होता है, हिंदी और अंग्रेजी का जो पार्ट है, उसमें हिंदी का जो पार्ट रहता है, हिंदी व्याकरण का कह लीजिए, 15 क्वेश्चन वो हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। यानी वर्तनी का मतलब भाषा के शुद्ध और अशुद्ध से है भी। जो शब्द 4 दिए गए उनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो चारों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। पड़ोसी, सुधीजन, सरलतापूर्वक, द्रवीभूत। तो इसमें हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो अशुद्ध है। तो ये जो ऑप्शन है सरलतापूर्वक, ये अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे हम? इसको हम शुद्ध लिखने के लिए ये जो ऊ की मात्रा है ये बड़ी हो जाएगी। सरलता पूर्वक होता है न कि पूर्वक, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ मिस है थोड़ा सा, तो यहाँ गलत है। तो ये सब बाकी सारे शुद्ध हैं, तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला है संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। यानी जो भिन्न है इसमें उसका चयन करना है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तो बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन इसमें गलत है, और गलत ऑप्शन है वो पहला ही है। यानी विश्व प्लस एक के दिया गया है, लेकिन यहाँ गलती है, ये एक के की जगह एक के नाम आएगा। यानी ये ऐसे लिखा जाएगा, जहाँ भी लिखा जाएगा, जिस भी शब्द के पीछे ये लगेगा, जहाँ भी संधि विच्छेद में इसका नाम आएगा तो इसका शुद्ध रूप यही माने जाएगा, न कि ये वाला। तो ये गलत है, ये शुद्ध है। एक के होता है, एक के नहीं होता। तो बाकी इसमें तीनों शब्द है वो शुद्ध है। अगला देखिए क्वेश्चन, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो फोर्थ ऑप्शन है, वैनाशिक शब्द में 2 उपसर्ग हैं, बाकी सभी में एक एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा गया कि 2 उपसर्ग कौन से में है, कौन से में सॉरी नहीं हुआ है। तो हाँ, नहीं हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन में 2 उपसर्गों का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, बाकी सभी में 2-2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चौथे क्वेश्चन में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए हम, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो अपादान का मतलब ये विभक्ति चिन्ह की अगर बात करें, कारक चिन्ह का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसमें अपादान तत्पुरुष का मतलब है अपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है, अपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो से का प्रयोग होता है, और से का विभक्ति चिन्ह करण कारक में भी होता है। ये बात ध्यान रखने वाले हैं। तो करण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन करण कारक में से विभक्ति का मतलब होता है साधन, यानी आपस में संबंध कह लीजिए इनका, और अपादान में होता है अलगाव का बोध होता है। यानी किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ या वस्तु से अलगाव का बोध, यानी वो अलग होने का भाव है वो इसमें होता है। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये बात पूछी गई है कि अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पदाक्रांत शब्द है उसमें जो है वो अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। ये इसमें करण तत्पुरुष आ जाएगा अपादान की बजाय। यहाँ से व्यक्ति हुई है, जन्म से रोगी है, जल से जात है, राजा से द्रोह है या राज्य से द्रोह है, पद से आक्रांत, पद से भयभीत है, वो दूर नहीं है पद से आक्रांत, भीत, इस तरह से शब्द आता है। भयाक्रांत, भय से आक्रांत, तो इस तरह के शब्द आते हैं। वो इसमें से व्यक्ति तो लगती है, लेकिन ये करण कारक हो जाएगा, न कि अपादान तत्पुरुष है। तो ये थोड़ी सी इसमें गलती है, तो इस वजह से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो विशेषण का भेद बताना है, तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। एक तो निश्चित है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये
परिमाणवाचक का बोध कराता है, यानी इसको नापा तोला गया है, ये मापा तोला इसको गया है, तभी इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। तो जहाँ माप तोल का बोध हो और वो निश्चित हो तो वो निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। देखिए इसमें संख्यावाचक नहीं करना आप लोगों ने, संख्यावाचक जरूर दे रखा है, लेकिन संख्यावाचक का मतलब ऐसी चीज होती है जिसको सिर्फ काउंट किया जा सके, यानी काउंटेबल जो नाउन होती है वही संख्यावाचक में आएगी। जिसको हम माप तोल सकें, जिसको इकाई एक यूनिट में इसको माप सकें या तोल सकें, वो चीज़ किस में आएगी, वो परिमाणवाचक में आएगी। तो परिमाण का मतलब यहाँ 35 दिया गया तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, न कि निश्चित संख्यावाचक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अवधि शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी में किसी में अ उपसर्ग का प्रयोग है, अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, संज्ञा से रिलेटेड है। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर दिया गया, सही भी है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है। हाँ, इनकी कोई संख्या सीमित तो है नहीं, बहुत ज़्यादा होती है, चलती रहती है, आगे बहुत होती है। तीसरा है ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो ये गलत है इसमें, यानी ये क्वेश्चन आंसर इसका ये हो जाएगा थर्ड। क्योंकि यौगिक का मतलब वो होता है जो संज्ञा शब्द या जो शब्द दो शब्दों के योग से बना हो और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, ठीक है, और दोनों को जोड़ने से एक नया शब्द बनता हो, तो वो यौगिक भाववाचक संज्ञाएं होती है। यानी यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ दो और दोनों के अलग अलग अपने खुद के अर्थ होने चाहिए, तभी यौगिक होता है। और चौथा इसमें ऑप्शन है व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, तो राइट बात है ये, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो प्रत्यय का इसको इंग्लिश में स्पिक्स भी बोलते हैं, तो अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय। तो देखिए कृत प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो हिंदी में 5 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं। पहला है कृति वाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है कारकवाचक, चौथा है भाववाचक और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। हम बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय की, तद्धित प्रत्यय भी होते हैं, कृत प्रत्यय भी होते हैं। तो इसमें बात की गई है भाववाचक कृत प्रत्यय की, यानी ये कृत प्रत्यय का एक पार्ट होता है। हिंदी में 5 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाचक, क्रमवाचक, कारकवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो इसमें पूछा गया भाववाचक जो कृत प्रत्यय होता है वो इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रोशया, इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी छिड़काव, गड़गड़ाहट, पछतावा, इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी जो शब्द है वो भाववाचक कृत प्रत्यय से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ये पूछा गया कि असंगत का मतलब यहाँ सीधी सी बात है बाकी तीनों से अलग है। तो इसमें 3 सही है ऑप्शन, 1 ऑप्शन गलत है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो इसमें गलत है। इसमें षट प्लस मास हो जाएगा, ये ठह नहीं आएगा, षट प्लस मास, क्षण मास इसका हो जाएगा। बाकी इसकी संधि की गई है, तो बाकी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें असंगत है, गलत है। अगला देखिए 40वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणात्मक शब्द से नहीं हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, जो अपनापन शब्द है, अपना एक सर्वनाम शब्द है और अपना सर्वनाम शब्द के योग से या निर्माण इसके भाव से ये सर्वनाम वाला एक विशेषण है। नकटा, सयाना, गोरा, ये क्या है? भाव है, और इनके पीछे पन लग गया, पन प्रत्यय लगा है, तब भाववाचक संज्ञा का निर्माण इससे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है? ये वही विशेषण की जो अवस्थाएं हैं 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। तो स्वतंत्रावस्था ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये कहता है मोनू सबसे घटिया। देखिए मोनू अच्छा विचारों वाला लड़का है, मोनू उससे अच्छे विचारों वाला लड़का है और मोनू सबसे अच्छे विचारों वाला लड़का है। 3 प्रकार की बात इसमें हो गई। मोनू अच्छे विचारों वाला है, ये तो मूल अवस्था हो गई। मोनू उससे अच्छा है या मोनू सोनू से अच्छा है, मोनू
दीपा से अच्छा है, यानी किसी दूसरे से उसकी तुलना कर दी जाए तब क्या हो जाएगा वो उत्तरावस्था। और अगर ये कहे कि मोनू सबसे बढ़िया है, यानी सभी से तुलना की जाए, तो हम उत्तमावस्था इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। तो इसमें ऑप्शन पहला देखिए, गौण कर्म के साथ सदैव को, गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। हाँ, तो ये तो ठीक है इसमें, यानी यानी गौण कर्म के साथ एक तो होता है जो हमारा पहला, प्रथम, मूल, मुख्य कर्म है, या दूसरा होता है गौण, जिसको हम प्राथमिक दर्जा ना दें, जिसको हम अव्वल श्रेणी में ना रखें, वो गौण होता है, जिसको द्वितीय भी बोल सकते हैं, बाद का बोल सकते हैं। तो गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, ठीक बात है। यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से किसे अथवा किसको प्रसन्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। तो ये यहाँ पे गलत बात है। ये इसमें कहा गया है यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रसन्न करने पर जो उत्तर मिलता है मुख्य कर्म होता है। जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि वाक्य में अगर कर्म दो होते हैं, हाँ अगर एक ही कर्म की बात करें तब हम वर्ब से या क्रिया से सवाल करते हैं किसे या किसको से, तो जो पर्सन है, जो उत्तर मिलेगा वो मुख्य कर्म ही आएगा इसका, ठीक है। जैसे मोहन खेलता है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं मोहन क्या खेलता है, तो इसका उत्तर है मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन बैडमिंटन खेलता है। तो यहाँ पे मुख्य कर्म उसका खेलना, जो वो गेम खेल रहा है, तो वहाँ पे मुख्य कर्म वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात की गई दो कर्म की, यानी अगर वाक्य में दो कर्म होते हैं तब हम जरूरी नहीं है कि क्रिया से सवाल करें कि क्या और किसे से, तो सटीक उत्तर हमें मुख्य कर्म ही मिले अगर दो कर्म आते हैं तो। लेकिन इसमें ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, फिर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी दूसरा। आगे इसमें दो बात और दी गई है, ये भी पढ़ लेते हैं। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ठीक है बिल्कुल। आना, उड़ना, तैरना गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। हाँ, ये सारी क्रियाएं क्या होती है, अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ये भी ठीक बात है इसमें। अगली बात है, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द इसमें अंत्येष्टि हो जाएगा, एक ही शब्द शुद्ध है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला विचार देखिए, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों अगर आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन एस्टेट से रिलेटेड आपको अच्छे लग रहे हो, अगर कुछ आपको वीडियो अच्छी समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको नई वीडियो हम देते रहें, और एस्टेट से संबंधित जो भी मटेरियल है ऑनलाइन वो आपको अवेलेबल हम करवाते रहें। इससे हमें एक ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और चलिए बाकी आप लोग क्योंकि ये चीज़ देखिए, हम इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन स्टडी से आप भी जुड़े हुए हो, एक हमारा परिवार होता है जिससे हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सबके सहयोग से ही संभव हो पाता है। तो अब बाकी हर व्यक्ति की अलग समझ होती है, आप खुद समझदार होते हैं कि हमें किस चीज़ को और किस रूप में हमें देखना पसंद करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। इसमें देखिए ऑप्शन है हमारे पास, फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। फौज, भीड़, सरकार ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। हाँ, विकार का मतलब होता है यहाँ परिवर्तन आना, बदल जाना, बदलाव आ जाना। तो ये तो विकारी शब्द होते ही हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों में वो बदलाव आता है, तभी विकारी शब्द इनको कहा जाता है। अगला है कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य, नित्य का मतलब हमेशा ही, यानी हर समय स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक शब्द हैं या वाचक पद हैं। तो ये इसमें यहाँ गलत बात है, यानी कोयल, मैना, चील आदि शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं, ये जरूरी, और नित्य यहाँ पे नाम दे दिया। तो ये देखिए यहाँ इसका नर, जो इनका लिंग है निर्धारण करने के लिए हमें नर और मादा शब्द का यूज करते हैं। नर कोयल है, मादा कोयल है, तो नर चील है, मादा चील है, तो इसके इनके आगे हम मादा शब्द या नर शब्द का प्रयोग करते हैं, तभी इनका लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है।
देखिए वर्ण का टॉपिक हर स्टेट के एग्जाम में आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पार्श्विक व्यंजन यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो ल है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। य और व को अर्ध स्वर में रखते हैं, और र होता है ये लुंठित या प्रकंपित व्यंजन इनको बोलते हैं। तो र का मतलब लुंठित वर्ण इसको बोल सकते हैं, प्रकंपित वर्ण भी बोल सकते हैं। और ये और व को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन थे जो स्टेट 2019 के पीजीटी लेवल के पेपर में आए हुए थे। लेवल 3 का जो एग्ज़ाम होता है लेक्चरर का, पीजीटी का, तो और हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। आशा है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टेट से संबंधित जो बाकी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है, चाहे साइकोलॉजी से संबंधित है या 2018 का, 2017 का या 2019 के जो बाकी एग्ज़ाम्स में हुए थे पर लेवल 1, 2 के, तो उनकी तमाम ऑफिशियल आंसर के साथ हमने डिस्कस किया है उनको। तो हमारी ही स्टेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो आशा है आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।